स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं गुजरातवाद का। जी हाँ, परिवारवाद तो आपने सुना होगा, आपने जातिवाद भी सुना होगा, धर्मवाद भी सुना होगा, लेकिन ये गुजरातवाद आपने नहीं सुना होगा शायद। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं मोदी के गुजरातवाद के। जी हाँ, और ये वाद एक ऐसा वाद है जो परिवारवाद, जातिवाद और धर्मवाद से भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को और इस देश को। राष्ट्रवादी जो हमारे बंधु हैं वो तो इस पर सोच भी नहीं सकते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है। वो तो एक कह सकते हैं कि आंखों के सामने में एक ऐसा क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ है जिसमें आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी सिर्फ मोदी ही मोदी नजर आते हैं। लेकिन जरा इस खबर की गंभीरता को समझिए। हम बात गुजरातवाद की कर रहे हैं और उस गुजरातवाद में बात कर रहे हैं अमित शाह की। याद करिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो अमित शाह की राजनीतिक हैसियत क्या थी। 2014 के चुनाव में क्या आपको कहीं अमित शाह दिखाई दे रहे थे? याद करिए, जोड़ डालिए अपने दिमाग पर, शायद नहीं। लेकिन जैसे ही अमित भाई शाह नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही उनका सब कुछ बदल गया। चंद दिनों के अंदर ही वो एक बार में जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए एक सीढ़ी बनाई हुई है संघ और बीजेपी के द्वारा, वो तमाम सीढ़ी को नजरअंदाज करते हुए अमित भाई शाह को सीधे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अध्यक्ष बने। दूसरे कार्यकाल में 2019 के कार्यकाल में अचानक इन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। याद है? थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए, गृह मंत्रालय। और नरेंद्र भाई मोदी की चाहत थी कि नंबर 2 इसी बार इनको घोषित कर दे, कोई आसपास दिखाई ही नहीं दे। सारी बिसातें बिछा भी दी गई थी, लेकिन राजनाथ सिंह की आपत्ति की वजह से भारत सरकार का जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में बदलाव करना पड़ा 24 घंटे के अंदर। और राजनाथ सिंह दूसरे नंबर के रक्षा मंत्री होते हुए मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया और तीसरे नंबर पर अमित शाह को बैठा स्थान दिया गया। हालांकि गडकरी के रहते हुए वो उस स्थान के काबिल नहीं थे, लेकिन गुजरातवाद है तो कुछ भी है, और गुजरात है तो सब कुछ है। अडानी हो, अंबानी हो, जो भी देख लीजिए, सारे के सारे तो गुजरात से ही आए हुए हैं। कुछ कहने की जरूरत है क्या? कुछ बचा है? देश भी गुजरात के हाथ में, अर्थव्यवस्था भी गुजरात के हाथ में। इस देश में की अर्थव्यवस्था को उल्टी दिशा में ले जाने वाला भी गुजरात का, मतलब हर कुछ गुजरात के हवाले। चलिए, ये सब तो ठीक था। चलिए भाई, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ देश खड़ा है तो ठीक है, लेकिन अब इनकी राजनीति इस और बढ़ रहा है कि हमारे जाने के बाद कौन। ऐसी स्थिति बीजेपी में बना दो कि नरेंद्र भाई मोदी अगर गए तो अमित भाई शाह को कोई दिक्कत ना हो प्रधानमंत्री के लिए, इतनी बिसात हम बिछा के जाते हैं। जी हाँ, जरा गौर करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और वहां हो क्या रहा है। सारे वैसे पॉलिटिशियन जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले से बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मजबूती के साथ राज्यों में एक अलग तरीके की बादशाहत भी कायम करके रखी है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो। पिछले बार भी पर्दे के पीछे खेला गया, उसके शिकार सबसे पहले रमन सिंह हुए, फिर शिवराज सिंह चौहान भी हुए और वसुंधरा राजे सिंधिया भी।
लेकिन सिंधिया राजनीति में टिकी इसलिए रह गई कि राजेश पायलट के सहारे जो साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, या मोदी और शाह जो रणनीति बना रहे थे, उस रणनीति का वो पलिता निकाल दे रहे थे। उस बार तो नहीं हुआ, लेकिन माधवराव सिंधिया के सहारे मध्य प्रदेश में उनकी वापसी हुई और एक एहसान शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर उन्होंने डाल दिया। रमन सिंह को तो बाहर ही करना पड़ा। रमन सिंह हार के बाद हाशिए पर उनको धकेल दिया गया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो रमन सिंह को मैदान में भेज तो दिया गया, लेकिन उनके तमाम आसपास के जो चहेते लोग थे उसमें से अधिकांश के टिकट ये लोगों ने काट दिया है। शिवराज सिंह चौहान की भी यही स्थिति है। पूछते हैं कि मोदी के सामने कौन, लेकिन ये भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? तो केंद्र से 3 मंत्री को भेज दिए, सांसद को भेज दिया, चेहरा नहीं। कमल का फूल छाप, मतलब मोदी है चेहरा। हो गया मध्य प्रदेश साफ। जहां से चुनौती मिल सकती थी अमित शाह को, शिवराज सिंह चौहान को खत्म करो। 4 बार का मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक तौर पर अति पिछड़ा चेहरा ये भी है, दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इनको बाहर करो। राजमाता सिंधिया की बेटी जो वहाँ राजमाता सिंधिया के जाने के बाद मजबूती से बीजेपी का कमान संभाल रखे थे, उनकी स्थिति ऐसी इन्होंने कर दी भाई के सहारे ही कि वो राजनीति से ही संन्यास ले ली। क्योंकि पता है कि ज्योतिराज सिंधिया जितने लॉयल हो सकते हैं उतनी लॉयल राजमाता सिंधिया की बेटी नहीं हो सकती। स्वाभाविक तौर पर उनका एक स्वाभिमान भी है, पार्टी में उनके परिवार का जो योगदान रहा है वो भी बड़ी बात है। वो आएंगे तो वो आएंगे अमित शाह, तो वो उठ के खड़ी होकर उनका स्वागत वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जिस दौर में अमित शाह राजनीति में आए थे उस दौर में वो मंत्री हुआ करती थी, मजबूत किला हुआ करता था उनका। लेकिन माधवराव सिंधिया के परिवार के ज्योतिराज सिंधिया शाह आए तो आपने देखा ही होगा कि सारा राजमहल का पटद्वार खोलकर ऐसे पलके बिछाकर शाह का स्वागत हो रहा था जैसे लग रहा हो कि ये राजा नहीं कोई फकीर है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब जो शाह और मोदी के प्रति वफादार है बीजेपी में अब उन्हीं का जगह रहेगा। लेकिन महारानी तो खटखटक वाली है, महारानी तो मान नहीं रही है और महारानी को मनाना भी बहुत मुश्किल है। बात हम वसुंधरा राजे सिंधिया की कर रहे हैं। पहली सूची में ही उनके कई लोगों का नाम काट दिया गया। परेशान तो हैं, पूरे राजस्थान में हंगामा खड़ा है, चारों तरफ पार्टी का झंडा जलाया जा रहा है, महारानी खामोश है। महारानी के सामने एक और महारानी को खड़े करने की कोशिश हुई है। भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदारों का भी टिकट काट दिया गया। अब इस तरीके से टिकट काटा गया है, अब जिसका अंदाजा आप नहीं कर सकते हैं राजस्थान में कैसे कैसे लोगों का टिकट काटा गया है। जो लोग राजनीति में स्थापित लोग हैं, जो अपने बल पर 10,000 20,000 वोट ले आ सकते हैं, उसकी जरूरत अब बीजेपी को नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? उन्हें लगता है कि जो भी इस तरीके के जनाधार वाले लोग हैं वो अपने जनाधार की कीमत पार्टी से हर वक्त वसूलते रहता है। स्वाभाविक तौर पर वसूल करेगा, आप उसको नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं। और जब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं तो फिर शाह के लिए परेशानी हो सकती है। तो मोदी चाहते हैं कि शाह को एक ऐसा मैदान, सपाट मैदान छोड़कर जाए कि दूर दूर तक भी कहीं से मोदी को चुनौती न मिले। एक योगी हैं, 2024 में अगर आ गए तो फिर योगी को अगले विधानसभा चुनाव में निपटा ही देना है। रोज कोशिश होता है, किसी न किसी माध्यम से कोशिश चल ही रहा है योगी को निपटाने का। ये जो गुजरातवाद है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये गुजरातवाद परिवारवाद और जातिवाद से भी खतरनाक है, क्योंकि इस वाद ने इस देश के एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को पॉकेट की पार्टी बना दी है जिससे देश को काफी उम्मीद थी। इंदिरा, देखिए, गांधी परिवार की पार्टी कांग्रेस अपना परिवार की पार्टी है, तो उसके अपने तरीके से अपने डायनेमिक्स के सहारे वो
लड़ रही है। लेकिन जब एक संगठन की पार्टी जब इस तरीके से अगर वहाँ राजनीति होनी शुरू हो जाए, आज देखिए ना, मोदी के बाद कौन, पूरा वैक्यूम, मतलब ऐसी स्थिति बना देना है कि मोदी के बाद सिर्फ शाह। एक दौर देखिए ना, वाजपेयी जी, अडवाणी जी जिस समय में थे, मुरली मनोहर जिस समय थे, देखिए लाइन से अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, एक से एक, राजनाथ सिंह, गडकरी, मतलब सेकंड लाइन मिडिल ऑर्डर बीजेपी का दर्जनों ऐसे नेता थे, शांता कुमार, एक से एक नेता, मुंडे, एक से एक नेता जिसको आप देख सकते हैं। इन्होंने एक अलग छाप छोड़ी बीजेपी को लेकर, लेकिन एक एक करके सबको निपटा दिया उन्होंने। अब टिके हुए हैं सिर्फ गडकरी और राजनाथ सिंह, जो इस बार हमें लगता है कि दोनों को भी निपटा ही देंगे ये लोग। इस तरीके से निपटाने का काम हुआ है सिर्फ कि मैं जाऊं तो ये आए, मैं जब तक रहूं मैं रहूं, मैं जाऊं तो ये रहे। तो ये जो सोच है, ये सोच जितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, उससे कहीं ज़्यादा इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो गुजराती वाद का जो कीड़ा फैल रहा है, लोगों देश में फैला है, उससे इस देश को कितना नुकसान हुआ है, ये राष्ट्रवादी चश्मा से देखने वाले बंदे को समझ में नहीं आएगी कि कैसे हिंदू मुसलमान करके पहले गुजरात को ये कंगाल बनाया। गुजरात की स्थिति आज ये है कि बिहार भी उससे बेहतर स्थिति में है। जाकर आप गुजरात देखिए, तो इसने पहले हिंदू मुसलमान के सहारे गुजरात की राजनीति को भी बर्बाद किया, गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया, गुजरात के सोशो इकोनॉमी को भी बर्बाद किया। अब इस देश में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके इस देश की एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को पहले बर्बाद किया, जिस पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद थी कि इस देश को नई दिशा में ले जाएंगे। ये तो मतलब हम दो और हमारे दो में सिमट जाए, ये व्यवस्था इन्होंने कर दी है। तो यही है गुजरात बात, जिस बात की हम आज चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये वाद आगे बढ़ रहा है, 2024 का नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन 2024 में अगर ये वाद चल गया तो फिर तय मानिए कि देश की राजधानी अहमदाबाद शिफ्ट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी सब कुछ तो अहमदाबाद में ही है, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, हर कोई तो वहीं का है, मोदी हो, शाह हो, देश तो यही चार लोग चला रहे हैं। तो विधिवत चला जाए अहमदाबाद तो कोई बड़ी